सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, सीए इंटरमीडिएट जीएसटी का। और इस चैप्टर को मैं सबसे पहले इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसको मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये ईजिली अटेम्प्ट करना चाहिए और बनना चाहिए। इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करूं, जिससे कि आप अगर 4 दिन पहले भी देख रहे हो इस वीडियो को तो आप काफ़ी कुछ रिटेन कर पाओ और सब कुछ लिख पाओ। एंड इस वीडियो में मैं बेसिकली 90% ऑफ द टॉपिक कवर कर दूंगा आधे से 1 घंटे में। और सेकेंड चीज़, जहाँ जहाँ लर्न करने वाली चीज़ होगी उसमें कुछ चीट कोड्स बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आप कुछ भी सजेशंस, इंप्रूवमेंट या डाउट्स हो तो आप इसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का डिफरेंस जो कि मॉड्यूल में दिया है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें ऐसे टाइप के टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। जेनेसिस, कब आया जीएसटी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जिसको मैं खुद से मैंने चार्ट बनाया है नीचे, उससे अपन कवर करेंगे। डेफिशिएंसीज क्या थी पुराने सिस्टम में। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इतना ज़्यादा है जो एग्जाम में आ सकता है। रजिस्ट्रेशन, जीएसपीज, आज की डेट में भी एक्साइज किस पे लगता है, जीएसटी किस पे लगता है, और जीएसटी किस चीज़ पे भी निल रेटेड है या एग्जेम्प्ट है। कौन से टैक्सेस कवर्ड हो गए हैं जीएसटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन जिससे गवर्न होता है डुअल जीएसटी मॉडल, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला डिफरेंस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में डिफरेंस क्या है। तो भाई, जब भी डायरेक्ट टैक्सेशन मन में आए हमको इनकम टैक्स सोचना है, और जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन मन में आए हमको जीएसटी सोचना है। डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि इनकम टैक्स में होता क्या है कि पर्सन जो टैक्स पे करता है और जो टैक्स बियर करता है वो दोनों एक ही होते हैं। यानी कि मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो टैक्स 30% मेरे को, 3 लाख रुपए टैक्स मेरे को ही सरकार को देना है। बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो पर्सन एक्चुअली में टैक्स पे करता है वो अलग होता है, और जो एक्चुअली में बियर करता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ क्रोमा में, मैंने क्रोमा में जाके फ़ोन खरीदा, तो मैंने 1 लाख का फ़ोन खरीदा, उस पर 18% जो जीएसटी रहेगा 18,000 का, वो मैं शॉपकीपर को दूंगा। शॉपकीपर बाद में रेमिट करेगा गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेशन में मैंने खुद ही बियर किया और खुद ही पे किया। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो पर्सन पेइंग वाला अलग होता है, जो इंसिडेंस बियर करता है वो अलग होता है। सेकेंड डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा अर्न करता है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख है तो मैं 0% टैक्स पे करूंगा। अगर मेरी 5 लाख से ज़्यादा है तो 20%, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि जो भी रेट होता है वो सभी के लिए सेम है। आज मैं अगर मोबाइल खरीदूंगा तो मेरे लिए भी 18% लगेगा, मानी जी जाके खरीदेंगे तो उनके लिए भी 18% लगेगा। तो ये हमने दो डिफरेंस देख लिए डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का डिफरेंस। अब हम सेकंड कवर करते हैं, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो सर, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फीचर्स पूछ रहा है या फिर कंसेप्ट और प्रिंसिपल पूछ रहा है। अगर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल वाला पार्ट पूछ रहा है तो अपन नीचे कवर करेंगे, अभी अपन सिर्फ फीचर्स को देख रहे हैं। फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है, इसमें अपन 3 डिस्कस करेंगे। सर बहुत ही बेसिक है ये कि ये टैक्सेस ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यही इसका एक पॉइंट हो गया कि जीएसटी गुड्स पे लगता है यानी कि कमोडिटीज़ पे, और दूसरा जीएसटी सर्विसेज पे लगता है यानी कि सर्विसेज पे। सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे कि जीएसटी में, मैं जीएसटी बोल रहा हूँ एक्चुअली में इंडायरेक्ट टैक्सेशन का है, जिसमें जीएसटी और कस्टम्स भी कवर होता है। तो गाइस, जीएसटी में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है, यानी कि अगर मैं क्रोमा से मोबाइल खरीद रहा हूँ तो शॉपकीपर जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को मोबाइल के बेचने पर 1 लाख पे 18,000 जो टैक्स पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली रिकवर कर रहा है किससे, कंज्यूमर से। तो यानी कि शॉपकीपर ने अपना बर्डन को शिफ्ट कर दिया है कंज्यूमर पर। तो जीएसटी का एक फीचर ये है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि इसका इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर आपने काफ़ी टाइम न्यूज़ में देखा होगा कि किसी भी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उस पर जीएसटी बढ़ जाता है। अगर मोबाइल पे 18% का रेट है तो वो 1,18,000 का है, बट अगर वही 28% का रेट हो जाएगा तो ये 1,28,000 का हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मार्केट में। तो हमने 3 फीचर्स देखे क्या कि सबसे पहले तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
एंड उसका यही फीचर है कि वो गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है। सेकंड ऑप्शन हम सेकंड फीचर क्या देखा कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है उसमें, और थर्ड ये देखा कि इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक्चुअली बोलता है कि जेनेसिस ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी कब आया, कैसे आया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसमें जो एमसीक्यू ओरिएंटेड पार्ट है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि भाई आइडिया ऑफ जीएसटी किसने प्रपोज किया था। तो इसका आंसर है कि आइडिया ऑफ जीएसटी केलकार टास्क फोर्स ने प्रपोज किया था ईयर 2000 में। सेकेंड चीज़, सर ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट से गवर्न होता है। ये आपका एमसीक्यू ओरिएंटेड पार्ट है। थर्ड चीज़, जीएसटी कब से कब से लागू हुआ, जीएसटी कब व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। यानी कि हमने जेनेसिस में सिर्फ 3 चीज़ देखी। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि सर केलकार टास्क फोर्स ने 2000 में ये इसको प्रपोज किया। सेकंड चीज़ देखना है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट से गवर्न होता है। और थर्ड चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया। हमने ये चीज़ तीनों चीज़ कवर कर ली है। तो सर अब हम फोर्थ चीज़ देखते हैं, बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जिसको मैं अपने एक चार्ट से समझाऊंगा। और दूसरे इसमें देखेंगे कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। बेसिक्स ऑफ जीएसटी सर बहुत ही सिंपल है। कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज लगाती हैं, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, और जीएसटी कंपनसेशन सेस होता क्या है, मैं आपको उसकी ब्रीफ देता हूँ। दो आपको किसी भी कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक ऐसा सेस है जिसको प्राइस बढ़ाने के लिए सरकार इम्पोज करती है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स में एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये सब टैक्सेस तो लगते ही हैं, पर एक अलग से कंपनसेशन सेस लगता है जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाए। अब हम देखते हैं सर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। अगर सप्लाई सेम स्टेट में होती है, यानी कि मैंने महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सेल किया, तो उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। बट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुआ, एक स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरीज में सेल हुआ, या एक यूनियन टेरिटरीज से किसी दूसरी यूनियन टेरिटरीज में सेल हुआ, या फिर इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, या फिर एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, या फिर एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से कुछ भी सप्लाई हुई है, तो हम इसको इंटर स्टेट मानेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ही स्टेट है मध्य प्रदेश, उसमें एक सिटी है इंदौर, एक सिटी है पीतमपुर। अब पीतमपुर एसईजेड यूनिट में फॉल करती है, और इंदौर जो करता है वो नॉर्मल यूनिट में फॉल करता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन इंदौर और पीतमपुर की एसईजेड यूनिट में होगा ना, तो उसको दो विद इन द सेम स्टेट है, बट हम उसको एसईजेड सप्लाई से आईजीएसटी लेवाई करेंगे और इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक स्टेट से सेम स्टेट में ही कोई भी सप्लाई होती है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या एसईजेड यूनिट से सेल परचेज होती है, तो हम उसको इंटर स्टेट मानेंगे एंड आईजीएसटी लगेगा। जो भी आईजीएसटी कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन, कि कौन से स्टेट में कंज्यूम हुआ है उस स्टेट के पास आईजीएसटी चला जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं सेट ऑफ। सर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। अब हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को सेल किया। जो रिटेलर को 100 रुपीज़ में सेल किया, उसमें उसने 18 रुपीज़ का जीएसटी लगाया। रिटेलर ने 118 रुपीज़ पे करे, यानी कि 100 रुपीज़ गुड्स के पे करे और 18 रुपीज़ जो पे करे हैं ना, ये जीएसटी के पे करे। अब रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया, तो रिटेलर ने कंज्यूमर को 200 रुपीज़ में सेल किया एंड 36 रुपीज़ का उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया। तो अब बात आती है कि सरकार को पेमेंट कौन करेगा सर। तो सरकार को जो पेमेंट करेगा, मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपीज़ कर दिए रिटेलर से लेके, रिटेलर ने कर दिए सरकार को पेमेंट 36 कंज्यूमर से लेके। तो बात करते हैं हम जब रिटेलर की, तो रिटेलर जब टैक्स पे करेगा तो उसको अल्टीमेटली तो 36 रुपीज़ का टैक्स पे करना है, उसको अल्टीमेटली 36 रुपीज़ का पे करना है।
तो क्या ये जब कंज्यूमर से पैसे लेगा, कंज्यूमर से 36 रुपीज़ लेगा, तो क्या डायरेक्टली सरकार को पे कर देगा क्या पूरे 36 रुपीज़? तो सर वो नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो 36 रुपीज़ वो पे कर देगा और उसने 18 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं मैन्युफैक्चरर को, तो उसका तो जेब से 18 रुपीज़ लग गए ना। तो रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर जो 18 रुपीज़ उसने ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका वो क्रेडिट लेगा, उसका वो आईटीसी लेगा, और जो उसको आउटपुट में पे करना है, यानी कि जो भी कंज्यूमर से लेके पे करेगा उसको वो आउटपुट टैक्स में शो करेगा। तो भाई 36 रुपये उसने कंज्यूमर से ले तो लिए, पर वो 36 डायरेक्टली नहीं देगा सरकार को। जो उसने इनपुट टैक्स पे कर चुका है ना ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को, वो उस चीज़ का क्रेडिट ले लेगा और बाकी 18 रुपये कंज्यूमर वाले पे कर देगा, और जो बचे हुए 18 रुपये हैं वो अपने खुद के पास रख लेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट आप एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिटेलर की बुक्स में उसको एक्चुअली में आउटपुट में 36 रुपीज़ पे करना है, जिसके पास उसके पास आईटीसी पड़ा हुआ है 18 रुपीज़ का। अब हम समझते हैं कि सर किस मैनर में यूटिलाइजेशन होता है। तो सपोज अगर आईटीसी सिर्फ आईजीएसटी का पड़ा है उसके पास, सपोज मैन्युफैक्चरर से उसने खरीदा है ना, तो दूसरे स्टेट से खरीदा है एंड आईजीएसटी लग के आया था बिल पे जो कि उसने पे किया, तो उसके पास सिर्फ अगर आईजीएसटी का आईटीसी है ना, तो वो आउटपुट लाइबिलिटी के लिए सबसे पहले आईजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेगा, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को यूज़ करेगा इन एनी मैनर इन एनी प्रपोर्शन। यानी कि आईजीएसटी का मेरे पास आईटीसी है, तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को ख़त्म करूँगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी की करूँगा। सिमिलरली अगर मेरे पास सीजीएसटी का आईटीसी है, तो उससे पहले मैं सीजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करूँगा, उसके बाद आईजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ करूँगा। एसजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ सीजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी की लड़ाई चलती है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। सिमिलरली एसजीएसटी का आईटीसी है, तो उसको मैं एसजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ करूँगा, उसके बाद आईजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ करूँगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी के लिए काम नहीं आ सकता, एसजीएसटी का आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के काम नहीं आ सकता। आई होप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे थोड़ा सा टेक्निकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। सर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी इसको मॉड्यूल से भी देखेंगे और एक मैंने चार्ट बनाया उससे भी देखेंगे। तो इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक मैंने एग्जांपल लिया जो कि मॉड्यूल का एग्जांपल है, बट इसको हम अपने तरीके से समझेंगे, मॉड्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मैन्युफैक्चरर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। जैसे कि हमने देखा कि कंज्यूमर ही अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर करता है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सर आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है? क्या कंज्यूमर ले सकता है कि रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है? कौन ले सकता है? तो इसके लिए अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो दो कंडीशन है कि आईटीसी वो ही ले सकता है जिसने टैक्स एक्चुअली पे किया हो। जब भी कोई माल परचेज किया होगा उसमें जीएसटी वाला इन्वॉइस लिया होगा तो उसमें जीएसटी पे किया होगा। पहली कंडीशन है कि जीएसटी पे किया हो, और दूसरी चीज़ या तो उसने कंज्यूम करी हो या तो फिर रीसेल करी हो फॉर बिजनेस पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए अगर टैक्स पे किया तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी कि कंज्यूमर मोबाइल खरीदता है और अपने खुद के घर के लिए खरीदता है, तो वो जो भी जीएसटी देता है ना वो उसकी जेब से लग जाता है, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो हमारे केस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सर, इसमें मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिलेगा क्या? इसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं 1 लाख रुपीज़ के, सब जोड़ के इकट्ठे करे हैं, जो कि इसकी वो कॉस्ट है। सर कंज्यूमर ले पाएगा क्या? कंज्यूमर इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि वो गुड्स कंज्यूम कर लेता है पर्सनल पर्पस के लिए। तो हमारे इस केस में आईटीसी ले कौन सकता है? डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है और रिटेलर ले सकता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो भी गुड्स खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से उसमें जितना भी टैक्स पे किया हो वो सबका क्रेडिट ले लेगा, वो उसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली रिटेलर जो भी चीज़ परचेज कर रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटर से, जितना भी जीएसटी उसने पे किया होगा वो सब वो क्रेडिट ले लेगा उसका आईटीसी के फॉर्म में, और उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोला है? एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरर रहता है जो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसका दोनों एलिमेंट 1 लाख रुपीज़ का होता है, और ये हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस लिखा है विदाउट जीएसटी वाला पार्ट, और फिर जीएसटी को ऐड करेंगे। तो सर मैन्युफैक्चरर 1 लाख रुपए का गुड्स बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो मैन्युफैक्चरर जीएसटी चार्ज करेगा, यानी कि 1 लाख और 18,000 जीएसटी इसको सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को।
बट डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट क्या बनी, सिर्फ 1 लाख रुपीज़। सिर्फ 1 लाख इसलिए बनी क्योंकि ये जो जीएसटी पे किया है ना उसका क्रेडिट ले लेगा, यहाँ पे उसने क्रेडिट ले लिया, तो उसकी कॉस्ट बनी 1 लाख रुपीज़ की। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 11,200 रुपये का और सेल कर दिया रिटेलर को। तो एक्चुअली में 11,200 प्लस जीएसटी इस प्राइस में इसने रिटेलर को सेल किया है, बट रिटेलर की कॉस्ट अगेन सिर्फ 11,200 बनेगी। क्यों? क्योंकि रिटेलर जो भी टैक्स पे करेगा उसका क्रेडिट ले लेगा। सिमिलरली रिटेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 24,000 का और कंज्यूमर को बेच दिया 1,35,840 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर इस केस में यहाँ पे विदाउट 1 लाख रुपए ही सिर्फ इसका कॉस्ट बना और इसने यहाँ पे 1,11,000 ही कॉस्ट बना, यानी कि इसकी कॉस्ट में जीएसटी कंपोनेंट वाला नहीं जोड़ा और इसकी कॉस्ट में भी जीएसटी कंपोनेंट नहीं जोड़ा, तो इस कंज्यूमर में जीएसटी कंपोनेंट क्यों जोड़ा? क्योंकि कंज्यूमर जो भी जीएसटी पे करता है वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाता है, वो क्रेडिट नहीं ले पाता है और ये जो भी इसने टैक्स पे किया उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअली में सरकार के पास कितना जीएसटी गया। तो सरकार के पास सर 135,840 का 18% यानी कि 24,451 ही जीएसटी गया है। कैसे गया है? जो भी जीएसटी लगता है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। यहाँ पे सर वैल्यू एडिशन थी 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे वैल्यू एडिशन थी 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख पे 18% चला गया 18,000। यहाँ पे वैल्यू एडिशन थी 11,200, तो इस 11,200 पर 2016 का जीएसटी चला गया। इधर पे वैल्यू एडिशन थी 24,640, तो इस पे 4,435 टैक्स चला गया, यानी कि 18 + 2 + 4 18 20 24 24,640 जो है वो जीएसटी पे गवर्नमेंट को हुआ है, 2 अलग अलग लेवल्स पे हुआ है। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव और छोटा सा एग्जाम्पल था, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद, एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको वो वहाँ से कवर कर लेना है। अब हम अपना एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं, अब इसके बाद हम मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल पे हम कहाँ पे देख रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, दो नाम से जाना जाता है। आपको अगर कंसेप्ट ऑफ जीएसटी या प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी पूछे तो आपको ये करना है। तो पहला इसका क्या कंसेप्ट है सर? ये वैल्यू एडिड टैक्स है। कैसे वैल्यू एडिड टैक्स है? हमने अपने पुराने एग्जाम्पल पे देखा कि जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, सिर्फ उसी पे टैक्स हमारा पे हो रहा है। सेकंड इसका क्या कंसेप्ट है, सेकंड क्या प्रिंसिपल है कि सर एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है। ये इनकम टैक्स जैसा नहीं है कि मैंने इनकम कमाई और डायरेक्टली पे कर दिया, मैंने हर लेवल पे टैक्स पे किया। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे टैक्स पे हो रहा है, रिटेलर लेवल पे हो रहा है, कंज्यूमर लेवल पे हो रहा है, होलसेल लेवल पे हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस चेन है। बट सर बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर ही है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने भी क्रेडिट ले लिया, रिटेलर ने भी क्रेडिट ले लिया। मैन्युफैक्चरर ने कोई टैक्स पे ही नहीं किया था इसलिए उसने क्रेडिट नहीं लिया। तो जो भी टैक्स पे किया वो पूरा कंज्यूमर ने पे किया, मतलब अल्टीमेटली टैक्स किसने बॉर्न किया? कंज्यूमर ने बॉर्न किया। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता है। एक्चुअली अर्लियर जो भी रिजीम थी उसमें कास्केडिंग इफेक्ट होता था, जिसको दूर करने के लिए ही जीएसटी आया। तो सर 4 एग्जाम्पल याद, चार पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। क्या? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट पास ऑन होता रहता है और एक चेन बन जाती है। बर्डन एक्चुअली जो बॉर्न करता है वो फाइनल कंज्यूमर ही करता है और नो कास्केडिंग इफेक्ट है। तो सर मेजर टॉपिक हमने 50% ऑफ द चैप्टर कवर कर लिए। अब 7th टॉपिक देखते हैं, रजिस्ट्रेशन। अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना वो थोड़े से रटने वाले होंगे, इसलिए मैं आपको चीट कोड्स और फनी ट्रिक्स दूंगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। तो मॉड्यूल से ही चल रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ बीच में स्किप कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हम देखते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ता है। सर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर की लिमिट देख के होता है। टर्नओवर की लिमिट क्या है? टर्नओवर की लिमिट 3 लिमिट दी हुई है हमारे कोर्स में। एक तो 10 लाख की लिमिट है, एक 20 लाख की लिमिट है और एक 20 लाख + 40 लाख की लिमिट है। यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से स्टेट है उसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं। सर MMT नागालैंड, MMT मतलब मेक माई ट्रिप वाला, मेक माई ट्रिप नागालैंड। M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर, T फॉर त्रिपुरा एंड N फॉर नागालैंड। मतलब ये MMT नागालैंड वाले स्टेट पे 10 लाख का टर्नओवर लिमिट है। अब हम डिस्कस करते हैं 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट किस पे है। 20 लाख यानी कि अगर इन स्टेट के जो भी रजिस्टर्ड लोग होंगे, जो भी लोग होंगे
वो अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं और उनका टर्नओवर 20 लाख भी क्रॉस कर देता है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर अगर वो इंटर स्टेट कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में कर रहे हैं और गुड्स का कर रहे हैं, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इंटर स्टेट कर रहे हैं एंड गुड्स का कर रहे हैं, तो उनकी लिमिट अगर 40 लाख भी हो जाती है ना, 40 लाख के अंदर है तो भी उनको कुछ नहीं करना पड़ता, 40 लाख की लिमिट क्रॉस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसका शॉर्टकट क्या है कि सर हम हक से बोलेंगे, कि हम 20 लाख प्लस 40 लाख वाली लिमिट में फॉल कर रहे हैं। एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम, के फॉर कश्मीर एंड ऑल अदर स्टेट्स। 20 लाख हक से बोलेंगे कि हम 20 लाख वाली लिमिट में भी हैं, 40 लाख वाली लिमिट में भी हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें सिर्फ 20 लाख की लिमिट है। मतलब अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका चीट कोड बहुत ही फ़नी है, अगर आपको अपना कुछ बनाना हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, नहीं तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। तो सर अरु नाम के लड़का और मेघा नाम की लड़की, अरु एंड मेघा घूमने जाते हैं। अरु और मेघा गाना गाते हुए घूमने जाते हैं। घूमने कहाँ जाते हैं सर? बेस्ट हिल स्टेशन सिक्किम है और उत्तराखंड है। सिक्किम और उत्तराखंड जाते हैं और वहाँ से चेरी लेके आते हैं। थोड़ा सा फनी है बट ऐसे याद करना पड़ेगा यार। अरु और मेघा घूमने जाते हैं, सिक्किम और उत्तराखंड घूमने जाते हैं गाना गाते हुए और वहाँ से चेरी लेके आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। आई होप आपको एक क्लियर होगा, ट्रिक्स ध्यान होंगी जिससे आपको एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प करे। तो सर जो भी हमने स्टेट से वाले कवर करे हैं ना अपने चीट कोड से, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीएसपी एंड एएसपी। बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है पर 1 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड एएसपी स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो जीएसपी का रोल क्या होता है? जीएसपी का रोल होता है उनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डेवलप एप्लीकेशन जो कि टैक्स पेयर यूज़ करें। दूसरी चीज़, जीएसपी क्या फैसिलिटेट करता है? रिटर्न फाइलिंग, रिकन्सिलेशन ऑफ द डेटा, क्विक मॉनिटरिंग ऑफ द जीएसटी कंप्लाइंसेस। आपको छोटा सा अगर कुछ भी 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आपको ये बेसिक चीज़ें लिखनी है। फिर हम बात करते हैं सर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो ये एक लिंक है, ये लिंक है और ये टैक्स पेयर एंड जीएसपी के लिए एक लिंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जीएसटी, एक्साइज, नो जीएसटी। इसको हम सिर्फ अपने चार्ट से कवर करेंगे और एक छोटी सी ट्रिक से याद भी करेंगे इसको। तो सर 3 सिनेरियोज बन सकते हैं आज की डेट में। या तो किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ एक्साइज लग रहा हो, या तो सिर्फ जीएसटी लग रहा हो, या फिर जीएसटी भी लग रहा हो और एक्साइज भी लग रहा हो। यानी कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद बाकी सारे टैक्सेस क्या हो गए हैं? सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, मतलब सब चीज़ मिक्स होकर जीएसटी बन गया। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती है या तो फिर दोनों लगता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर सिर्फ एक्साइज किस पे लगता है। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक्साइज लगता है, एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली है। मतलब अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन, जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह एल्कोहल यूज़ करती होंगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन वाली। अब बात करते हैं कि सर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें? ऐसी भी 2 चीज़ें हैं, टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ओपियम एंड नारकोटिक्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज लगता है, टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लगता है एंड जीएसटी लगता है, ओपीएम नारकोटिक्स में स्टेट एक्साइज लगता है एंड जीएसटी लगता है, बाकी सब प्रोडक्ट्स पे सिर्फ जीएसटी लगता है। सर इसको याद कैसे करें? क्योंकि ये काफ़ी टाइम एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किस पे सेंट्रल लगता है, किस पे स्टेट एक्साइज लगता है। तो आपको पहले तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा मन में कि सर सिर्फ एक्साइज 2 चीज़ में लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और एल्कोहलिक लिकर पे। एक्साइज और जीएसटी दोनों चीज़ किस पे लगता है? टोबैको पे लगता है और ओपीएम और नारकोटिक्स पे लगता है। अब बात करते हैं किस पे सेंट्रल एक्साइज लगता है और किस पे स्टेट लगता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ छोटी सी, बहुत आपको फनी लगेगी बट ठीक है। सबसे ज़्यादा कमाई का जोन किसके लिए सरकार के पास कौन सा रहता है पता? पेट्रोल से सबसे ज़्यादा कमाती है और टोबैको से कमाती है। टोबैको यानी कि आईटीसी जैसी कंपनी से करोड़ों का टैक्स लगता है। तो पेट्रोलियम और टोबैको से ज़्यादा रेवेन्यू आता है ना, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है। और जो बेकार वाली चीज़ें, गंदी वाली चीज़ क्या होती है? दारू, चरस, गांजा।
क्या ध्यान रखना है आपको? दारू चरस गांजा ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए ध्यान रखना और पढ़ाई करने के बाद भूल जाना। सर दारू चरस गांजा यानी कि एल्कोहलिक लिकर, ओपीएम एंड नारकोटिक्स पे स्टेट वाला एक्साइज लगता है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें और गंदी चीज़ें जो स्टेट रख लेती है। और सबसे ज़्यादा कमाई वाली चीज़ क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टोबैको, उस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एंड कोई भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मेरे से ये चार्ट्स मांग सकते हो। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखना है, उसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास अब मेजरली 3 टॉपिक बचे हैं। टैक्सेस, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं जिसको हम चार्ट से पढ़ेंगे, और डुअल जीएसटी मॉडल। स्टार्ट करते हैं। सर कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में कवर्ड हो गए ऑलरेडी? तो पहले सेंट्रल टैक्सेस ये इतने सारे हुआ करते थे, और स्टेट टैक्सेस ये इतने सारे हुआ करते थे। अब ये सब एबॉलिश हो गए और जीएसटी सिर्फ लगने लगा है। कौन कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस। इसको याद करने का कोई तरीका है भी नहीं और अपन को बनाना भी नहीं चाहिए। ये आप लिस्ट को 10 बार देखोगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अब सर स्टेट में कौन कौन से टैक्सेस थे पहले जो कि अब जीएसटी में कवर्ड हो गए हैं? तो इसको आप सोचो अच्छे अच्छे वाले। एंटरटेनमेंट टैक्स था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री पे टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स। सर एंटरटेनमेंट पे टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे टैक्स, एंट्री पे टैक्स, लग्जरी वाला टैक्स और एडवर्टीजमेंट पे टैक्स। पर ध्यान रखना है कि जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लगाती है वो आज भी हैं। इस लिस्ट को आप 2 से 4 पर देखोगे आपको याद हो जाएगा। सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आपको याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसको हम अपने चार्ट से देखेंगे। चार्ट नंबर 3। 5 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 246A, 269A, 366, 279A एंड 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 से क्या बोलता है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन ऑफ एवरी स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। कौन सी पावर है? लॉ बनाने की विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। मतलब जीएसटी के लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी है। किसने दी है? आर्टिकल 246A ने दी है। आर्टिकल 269A, आर्टिकल 269A बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आईजीएसटी लगा सकता है। किस पे? इंटर स्टेट सप्लाई पे भी और इम्पोर्ट्स पे भी। बहुत इजी, बहुत सिंपल। आर्टिकल 366 लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन बताता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की और भी बहुत सारी चीज़ों की। 279A क्या बोलता है? प्रेसिडेंट साहब को पावर दी है कि आप जीएसटी काउंसिल या जीएसटी की फोरम बना सकते हो। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 क्या बोलता है? सर 3 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में क्या? पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि टैक्स लेवाई कर लो और में लॉज बना लो। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट को दिए, लिस्ट 3 में दोनों को दिए। बहुत ईजी था। इसमें कुछ ट्रिक अपन रखते हैं छोटी सी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अपन शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत सारी इसमें बनाते जा रहे हैं, पर आपको ज़रूरी नहीं हर चीज़ें याद रखनी हो। हर चैप्टर में 1 या 2 सिर्फ चीट कोड्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीट कोड्स भी गलत होता है, आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है ये दोनों। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है? सबसे पहले तो याद ये रखना है कि एक 246A नाम का आर्टिकल है और एक 269A नाम का आर्टिकल है। एक आर्टिकल क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दे के रखा है जीएसटी लॉ बनाने को, और दूसरा क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे के रखा है आईजीएसटी लगाने के लिए। तो नंबर में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 269 बड़ा नंबर है कि 246 बड़ा नंबर है? सर 269 बड़ा है। 269 बड़ा है इसलिए पावरफुल है, इसलिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो आईजीएसटी लेवाई करे इंटर स्टेट पे। 246 से छोटा है, 6 - 4 2, मतलब 246A छोटा है, इसलिए वो पार्लियामेंट और स्टेट वालों को भी पावर दे देता है कि जीएसटी के लिए लॉ बनाए। बड़ा कौन? 269A, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी आईजीएसटी लगाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत फनी लग सकती है, बट देखो ना यार, जैसे याद हो सकता है वैसे अपन कर रहे हैं ना। तो हमारे ये दोनों पॉइंट्स कवर हो गए हैं। सर मेजरली हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि डुअल जीएसटी मॉडल क्या होता है। डुअल जीएसटी मॉडल के बाद हम एक दो चीज़ और देखेंगे
कि डेफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में छूट गया था हमारा। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, और उसके बाद हम एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे कि हमने मेजरली सब कुछ कवर कर लिया है कि नहीं, और उसके बाद मैं आपको 3-4 एमसीक्यूज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भाई ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, तब भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब होता है कि हमारे इंडिया ने एक ऐसा मॉडल को सिलेक्ट किया है जिसमें डुअल मॉडल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, यानी कि दोनों को पावर दी है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है एसजीएसटी कलेक्ट करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है सीजीएसटी कलेक्ट करने की। बस सिर्फ इतना सा बोलता है डुअल जीएसटी मॉडल। उसके बाद हम देखते हैं कि सर डेफिशिएंसीज इन पुराने वाले सिस्टम में क्या डेफिशिएंसीज थी जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि पुराने वाले सिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी कि टैक्सेशन ऑन टैक्सेशन मिलता था। जैसे हमने पहले देखा कि जीएसटी में हमने जो भी टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट मिल जाता था और उसको हम यूटिलाइज कर लेते थे, पर पुराने टैक्सेशन सिस्टम में ये नहीं था। तो मेजर एक ड्रॉबैक यही था इसका, सिर्फ कास्केडिंग इफेक्ट होता था इसमें। और दूसरा रीज़न आप ये लिख सकते हो कि वैट में और सर्विस टैक्स में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं था, डबल टैक्सेशन होता था ट्रांजैक्शन पे। ये सब इंटरलिंक्ड है। कैसे होता था सर डबल टैक्सेशन? एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया आईसीआई ने। सपोज किसी दिल्ली वाले ने पंजाब वाले से माल खरीदा, कितने में? 1000 प्लस 20 मतलब 2% CST 1020 पे खरीदा। अब भाई उसने दिल्ली में ही बेच दिया, कितने पे? 1200 रुपये में। अब 1200 पे 12.5% का टैक्स दिया, मतलब 1200 का 12.5% दिया, 150 रुपये टैक्स दिया। तो कायदे से जीएसटी होता तो इसने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया 20 रुपये का, उसका इसको क्रेडिट मिल जाना चाहिए था, पर उस केस में इसको इसका क्रेडिट ही नहीं मिला, यानी कि इस 20 रुपये भी उसको टैक्स देना पड़ा। तो ये मल्टीपल टैक्सेशन हो गया, डबल टैक्सेशन हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। इन्हीं सबको दूर करने के लिए जीएसटी आया। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जीएसटी के बेनिफिट्स क्या थे। वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बट देन टू अपन एक बार कवर कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सर क्या बेनिफिट्स हैं? एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना दिया है जीएसटी ने। यूनिफाइड नेशनल मार्केट कैसे बना दिया है? कॉमन टैक्स रेट्स हो गए हैं, और जो भी इकोनॉमिक बैरियर्स थे उनको दूर कर लिया और सभी को, पूरे देश को इंटीग्रेट कर लिया। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे आया? बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन रहते थे ना, उनको पहले इतने सारे टैक्सेशन से कंप्लायंस करना पड़ता था कि वो पागल हो जाते थे। अब सिर्फ यूनिफाइड एक जीएसटी हो गया जिससे बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो चुका है। टैक्स कंप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीएसटी में इतनी आ चुकी है कि टैक्स कंप्लायंसेस बहुत ही लोअर हो चुके हैं, नहीं तो पहले बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे। कंप्लायंस कम हो गया, इसलिए कंप्लायंस की कॉस्ट भी कम हो गई है। ठीक है, बहुत ईजी था। बिजनेसमैन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, और यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर आ गए हैं जिससे कंप्लायंस कम हो गया, और सिंस कंप्लायंस कम हो गया तो कंप्लायंस की कॉस्ट भी कम हो गई है। एडवांटेज ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या हुआ है? तो सर बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर्स हुआ है। कैसे बेनिफिट हुआ है? अपन ने पढ़ा ना, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाली लिमिट हो गई है। तो ये लिमिट से, जो इस लिमिट के अंदर लोग आते हैं ना, उनको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है। तो जीएसटी के आने से ये भी फ़ायदा हो गया है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। काफ़ी हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, टेस्ट और नॉलेज देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल हमने कर दिया। एन्यूमरेट मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमने नहीं देखा, अभी देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन देख लिया। शॉर्ट नोट किस पे? 7th शेड्यूल पे देख लिया, वो लिस्ट 1 2 3 वाला। डेफिशिएंसीज क्या थी? देख ली। डुअल जीएसटी मॉडल देख लिया। सेंट्रल और स्टेट टैक्स कौन से हैं जो सब्ज्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी में? देख लिया। फंक्शन ऑफ कॉमन जीएसटी पोर्टल, वही अपन ने जो पढ़ा था, सुविधा प्रोवाइडर वाला। लेविबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम क्रूड डीजल, ये वही था अपन ने जो पेट्रोलियम का टैक्सेशन पढ़ा ना, कि सेंट्रल एक्साइज लगता है उसमें, वही सब है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर्स में वही फ़ायदे लिखने हैं। एडवांटेज ऑफ द जीएसटी, वही फ़ायदे लिखने हैं। और स्पेशल
कैटेगरी स्टेट्स क्या थे, वही अपन ने जो लिमिट सेट करी थी, एमएमटी, नागालैंड और हक वाला, और एक वो मेघा वाला, वो सब है ना। लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड टोबैको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, अब आपने वो चार्ट से पढ़ लिया होगा ना। क्या देखना था, एक मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेकंड क्वेश्चन है ना। लो भाई, है नहीं कुछ इसमें तो। कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स जो हमने डिस्कस कर चुका था, ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब एक दो एमसीक्यूज मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको पूछ सकते हैं। तो सर जीएसटी किसने रिकमेंड किया था? केलका टास्क फोर्स ने किया था, ठीक है, 101 अमेंडमेंट में हुआ था। और सर जीएसटी काउंसिल जो कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हमारे बनाते हैं, उनके मेंबर कौन कौन रहेंगे? तो हमारे मेंबर उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर? यूनियन वाले फाइनेंस मिनिस्टर भी और स्टेट वाले भी, दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। पर चेयरमैन कौन होगा जीएसटी काउंसिल का? तो सर चेयरमैन होगा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जो भी मैंने चार्ट्स बनाए वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप मैसेज करके आप मेरे से ले सकते हो। और काफ़ी क्रिस्प में हमने कवर किया ये चैप्टर। बिल्कुल मत छोड़ना, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। 1 घंटे में सब कुछ कवर कर दिया है। कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो उसमें बताना, या तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना। ऐसी ही वीडियोस और आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।